CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। कावड़ यात्रा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर शिवसेना क्रांति सेना ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में शिवसेना एवं क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कावड़ को लेकर सौंपा ज्ञापन। कावड़ यात्रा मार्ग से होने वाली अव्यवस्थाओं एवं मुस्लिमों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम से संचालित होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों को बंद कराने को लेकर एसडीएम कचहरी परमानंद झा को सौंपा गया ज्ञापन। क्रांति सेना जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा है कि इस समय थूक जिहाद चरम पर है और सोशल मीडिया पर थूकने व पेशाब करने की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और कावड़ मार्ग पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा अपने मुस्लिम होटलों को कावड़ यात्रा के दौरान बंद रखे जाने को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। साथ ही शिव भक्तों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हिंदू देवी देवताओं के नाम से चलाए जाने को लेकर विरोध किया गया। अगर प्रशासन शीघ्र से शीघ्र ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों को चिन्हित कर कार्यवाही नहीं करता तो हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सावन माह में चलने वाली कावड़ यात्रा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा महत्व है। बड़ी संख्या में कावड़ियों का जनपद मुजफ्फरनगर में आगमन हो चुका है, लेकिन अभी अनेक अव्यवस्थाएं बाकी हैं, जिससे शिव भक्त कावड़ियों को काफ़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही उनकी आस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। आज शिवसेना ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि सावन माह हमारा शुरू होने वाला है और मुजफ्फरनगर से करोड़ों शिव भक्त इस महीने में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर यहाँ से गुजरते हैं और कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, मगर प्रशासन कुंभकर्ण नींद सोने में लगा हुआ है। अभी तक उनकी नींद नहीं जागी है, क्योंकि अभी बजटी अंडरपास पे अभी मैंने खुद मौके पर जाकर सर्वे किया था, उसमें लगभग 2-3 फीट पानी भरा हुआ था। सड़कें कई जगह गड्ढा हुए हैं, वहाँ जरा सी बूंद होते ही वहाँ पानी भर जाता है। और ऐसे ही जिला मुजफ्फरनगर के अंदर कई ऐसे होटल हैं जो मुसलमान समुदाय के नाम से चल रहे हैं, जो उसके संचालन तो मुसलमान है और होटलों पे हिंदू नाम डला हुआ है। कुछ होटलों पे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ देवी देवताओं की तस्वीर लगा रखी है, मगर उसके संचालक हिंदू है, मुसलमान है। तो हम जिलाधिकारी महोदय से मांग की है, जल्द से जल्द ऐसे होटलों, कारोबारों पर, संचालकों पर कार्रवाई की जाए। और मुजफ्फरनगर में कई ऐसी मीट की दुकानें हैं कि जो अभी भी चालू है, उन मीट की दुकानों को बंद किया जाए। जिले में कई ठेके चल रहे हैं, उन ठेकों पर भी कार्रवाई की जाए कि उन ठेकों को बंद, सावन के इस महीने में ठेके बंद किए जाए। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, मेरा मानना है कि इस हमारे पास कई ऐसी सूचनाएं आई हैं कि प्रशासन के मीटिंग लगातार करने के बावजूद, प्रशासन के अवगत कराने के बावजूद अभी होटल संचालकों ने अभी तक अपने होटलों के नाम चेंज नहीं किए हैं। होटलों पे संचालक तो मुसलमान है, हिंदू देवी देवताओं से आज भी यही स्थिति है कि आज भी होटलों के नाम बदले हुए हैं। अंदर देवी देवताओं की तस्वीर रखी है। कुछ होटल संचालक ऐसे हैं, माथे पर तिलक लगा रहे हैं, कलाव बांध रहे हैं, वो हिंदुओं को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी, होटलों पर कहीं खाने में, रोटियों पर थूक लगाना, पानी में पेशाब करना या फलों पर, सब्जियों पर पेशाब करने वाली ऐसी घटना हो चुकी है। हम प्रशासन से कहते हैं इसे हल्के में ना लें, और अन्यथा जरा सी करोड़ों शिव भक्त गुजरेंगे, जरा सा लापरवाही से शहर का माहौल बिगड़ सकता है, उसे गंभीरता से ले। अन्यथा शिवसेना अपने स्तर से ऐसे होटल संचालकों पर, ऐसे मीट व्यापारियों पर कार्रवाई करने का काम करें। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। बुजुर्ग महिला ने प्लॉट कब्जा मुक्त कराने को लेकर डीएम कार्यालय पर पहुंचकर लगाई गुहार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपने प्लॉट पर कब्जा किए जाने वालों से प्लॉट को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर गुहार लगाई है।
पीड़ित महिला ने बताया है कि मोहल्ला सिविल लाइन दक्षिणी निकट गंगाराम हॉस्पिटल सदर बाजार मुजफ्फरनगर में एक प्लॉट का बेनामा 27 जून 1980 को क्षेत्रफल 75 वर्ग गज तथा दूसरा प्लाट 11 अगस्त 1982 में 27.70 वर्ग गज के मालिक व काबिज थे। प्रार्थिया के पति लक्ष्मण सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 2 फरवरी 2006 को हो गई थी। मृत्यु के बाद से ही प्रार्थिया इन दोनों प्लाटों पर, जिनका क्षेत्रफल 71.52 वर्ग गज की मालिक व काबिज रही है और वर्तमान में भी है। प्रार्थिया के इन प्लॉटों पर बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना किसी मालिकाना हकूक के जोर जबरदस्ती से अनुज पुत्र राकेश कुमार पौत्र अमरनाथ बंधु पर आरोप लगाते हुए कब्जा खाली कराए जाने की गुहार लगाई है। प्रार्थिया का आरोप है कि मैं जब कुछ दिन पूर्व प्लॉट पर अपने प्लाटों को देखने गई तो वहां मौजूद कब्जाधारियों ने प्रार्थिया को जाति सूचक शब्दों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मौके से भगा दिया था, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा की गई, मगर आज तक कोई कानूनी कार्यवाही कब्जाधारियों पर नहीं हो पाई, जिसको लेकर पीड़िता ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपना दुखड़ा रोया। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़ जनपद मुजफ्फरनगर। मेरा नाम हरकौर है। ITM कार्यालय पे आई हैं, क्यों आई हैं, क्या समस्या है? ये आज के मारो आई मैं सामने। अच्छा माता जी, इतने दिनों से कब्जा कर रखा है, हाँ। कहाँ थे आप लोग? जी हम गरीब थे, मेरा मारो जाते हैं, मेरा मारा थे, बाप की मारा बनाने का। अब क्या चाहते हो? अब तो हम चाह रहे हैं हमारा अगर प्लॉट नहीं मिलता या कोई और कारण आता है, अगला कदम क्या होगा आपको? बच्चे अगला कदम तो सरकार ही करेगी इनको। इनका नाम हरकौर है, ऐसी समाज से हैं और ये मेरे पास आई थी कि इस तरह से मेरा प्लॉट है गंगाराम हॉस्पिटल के पास में, जो कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं इधर उधर भटक रही हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वहाँ पे काम चल रहा है। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला और ये कहा कि तुम्हारी तरह यहाँ कुछ नहीं लगता और ये प्लॉट हमारा है। लेकिन अम्मा बोली कि आप जो है कागज़ दिखाइए, कि हम तुझे कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसको कागज़ दिखाने होंगे दिखा देंगे और हम इस पर जो है काम कराना बंद नहीं करेंगे। अब हम लोग गए महोदय DM साहब के पास में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है कागज़ दिखाइए। हमने सारे कागज़ दिखाए, इनके कागज़ बिल्कुल सही निकले। जब उनसे कहा कि आप कागज़ दीजिए, उनसे तलब किया गया तो वो कागज़ नहीं दिखाते। ये बताइए कि जिस बंदे का प्लॉट होता है तो उसके पास क्या कागज़ नहीं होते? वो तो अगले दिन या उसी दिन प्लॉट के कागज़ लेके आते और कहते कि देखिए मेरे पास कागज़ है और ये देखिए ये गलत बोल रही है। वो 1.5 महीने तक तो कागज़ नहीं लाए। जब उन पर दबाव दिया गया तो पता नहीं उल्टे सीधे बनवा के कागज़ वो उन्होंने वहाँ पे पेश किए। हमने जब उनको पढ़ा तो उसमें कुछ खामियां पाई गई और जिसमें हमने सवाल जवाब करे तो उनसे कोई सवाल जवाब का हमारे जवाब नहीं बना। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे टाइप करा के लाए कागज़ और उनको जो है फिर पेश किया गया। एक बात बताइए, एक प्लॉट के क्या 2 बेनामे हो सकते हैं किसी के पास? DM साहब ने क्या आश्वासन दिया? तो अब हम दोबारा DM साहब के पास आए थे तो जब तो काम रुक गया था, क्योंकि एक प्राधिकरण ऑफिस में भी जब किसी शहर के बीच में गंगा राम हॉस्पिटल ये सदर बाजार है, वहाँ पे नक्शा पास होके दुकान या मकान बनाया जाता है, उसका नक्शा पास कराए बिना वो वहाँ पे काम करा रहे थे दबंग तरीके से। हमने वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन लगाई तो वो वहाँ से आए अब प्राधिकरण ऑफिस से, उन्होंने कहा कि आप नक्शा दिखाइए, ये बिना नक्शे के आपकी दुकान नहीं बनेगी। तो वहाँ पे हमने काम बंद करा दिया। अब कुछ दिनों के बाद 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने काम जोड़ दिया। वहाँ पे हम लोगों ने फिर एप्लीकेशन दी, वहाँ से प्राधिकरण से आए, उन्होंने कहा कि आप जो है ये काम क्यों करा रहे हो जब आपने कहते नक्शा पास ही नहीं कराया। तो उन्होंने एक हाथ से बना हुआ नक्शा उनको प्राधिकरण वालों को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये तो हाथ का बना हुआ है, इस पे मोहर भी नहीं है। ये कितने गज का प्लाट है? 71 गज कुछ पॉइंट का इनका और प्लॉट कितने है। दिनों से कब्जा किया हुआ है? उन्होंने मेरी ख्याल से 8-9 साल से कब्जा कर रखा अब है। किस मांग को लेके आए, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस गरीब का जो है प्लॉट इनको दिया जाए। देखिए ये ऐसी समाज है, ये गरीब है, इनके 2 बेटे हैं
और जो रक्षा चलाते हैं, अब ये बताइए कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं या अपने बच्चों को खिलाने का काम करें। हम चाहते हैं, हम सारी जो ये आज एकजुट होकर आए हैं डीएम महोदय से मिलने के लिए कि इनको इंसाफ दिया जाए और इनका जो है इनका वोट इनका कब्जा मुक्त कराया जाए। और दूसरी बात ये कि हमारे योगी जी कहते हैं कि मैं जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे दुकान हो, मकान हो, ज़मीन हो, मैं उसको कब्जा मुक्त कराऊंगा। तो हमारी उनसे अपील है कि ये भी एक गरीब है, ऐसी समाज से एक दबंग आदमी ने जो है इनका प्लॉट कब्जा कर रखा है, उसको कब्जा मुक्त कराया जाए, इनका प्लॉट किया जाए। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। शासन कर रहा है बड़े बड़े दावे। रातन से अगर हमने आगे मुझे पर देखा तो यहाँ इसमें बजड़ी अंडरपास पर गुड्डू पानी भरा हुआ है और लगभग 200 कांवड़िए बाईपास पे खड़े हैं। कुछ आगे रोशी रोड पे इस अंडरपास के बराबर में खड़े हैं। ये केवल जो सड़क पार करने गए और अंडरपास पार करने का इंतजार कर रहे हैं। कांवड़ियों की कांवड़ जब बड़ी कांवड़ जैसे हैं और वो इसमें लेकर आ नहीं सकते। उनका कहना ये है कि हम अगर कांवड़ दूसरी को लेकर आएंगे तो कांवड़ ठंडी हो जाएगी। पिछड़ने से भरा हुआ है और प्रशासन हाथ पीछे बैठा है। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा इस मामले को गंभीरता से ले अन्य पहचान की सेना सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मांगे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। रिक्शा को बचाने के चक्कर में पलटी 2 बसें, एक ड्राइवर की हुई मौत, 1 दर्जन यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 स्थित थाना खतौली के भंगेला पुलिस चौकी के पास एक ई रिक्शा को ओवरटेक करते हुए 2 बसें अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। वहीं डबल डेकर बसें खाई में गिर जाने से राजस्थान से हरिद्वार जाने वाले रास्ते की बताई जा रही है। घटना इस दौरान बस चालकों ने ई रिक्शा को बचाने के लिए ब्रेक मारा था, जिसकी वजह से ई रिक्शा भी खाई में जा गिरी। सड़क हादसे में एक बस चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 से 12 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय CHC खतौली में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन सहित CO नई मंडी रूपाली राव मौके पर पहुंची, जहां घायलों को प्राथमिकी उपचार कराने के उद्देश्य से तुरंत ही खतौली CHC में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, CA7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर।
नाम थोड़ी लिखा जाएगा, नाम तो अलग है ना इसमें। अरे वसीम भाई मैं कर दूंगा। मैंने घटना हुई है, कहाँ हुई है और क्या अब तक ये मामला है और क्या किसी इंजरी हुई है, क्या है वो मामला? आज थाना खतौली के भंगेला चौकी के पास में जो मुजफ्फरनगर से हरिद्वार का रास्ता है उस पे 2 बसेस जो है वो बारिश की वजह से और मिट्टी की वजह से साइड में जो खाई होती है उसमें गिर गई, जिसमें एक जो बस है वो राजस्थान से आई थी। दोनों बसेस राजस्थान से आई थी, एक अरुणाचल प्रदेश की है। जो दोनों बसेस आई थी उसमें से एक का ड्राइवर है, उसकी कैजुअल्टी हुई है। बाकी अन्य 10-12 लोग घायल हैं और इसके अलावा जो बाकी यात्री थे 40-50 यात्री थे उन सबको यहाँ पे रेस्क्यू करा लिया गया है। कोई अन्य वाहन भी चपेट में आया मैडम, जैसे ई रिक्शा बता रहे हैं? ई रिक्शा को बचाने के लिए ही बस ने ब्रेक मारा था, जिसकी वजह से वो स्लिप हुई है। तो ई रिक्शा अभी पलटी थी बट कोई कैजुअल्टी नहीं। अभी क्या स्थिति है सर मैडम? अभी हमने ट्रैफिक खुलवा दिया है, एक बस को हमने बाहर निकलवा करके भेज दिया है, दूसरी बस हम लोग जल्दी निकाल लेंगे बाहर। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति ने हाथरस कांड को लेकर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए बड़े घटनाक्रम को लेकर शोक व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकालकर की शोक संवेदना व्यक्त। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति ने मृतकों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने एवं घटना में घायल हुए व्यक्तियों के अंग भंग घायलों को सरकार से उचित मुआवजे के साथ बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय राज्य शोक मनाए जाने की मांग को लेकर पैदल कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान किसान क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति से जिलाध्यक्ष प्रशांत राठी। राठी जी, आज जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है किस मांग को लेकर आता है? हमारी मांग ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये जो हाथरस में घटना घटित हुई बड़ी पीड़ादायी और दुखदायी घटना है। इसमें जो मृतक है, मृतकों के परिवारों के लिए जो हमने मांग की है, उनका जो उनके परिवार का सदस्य है शिक्षित है, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी, परिवार के सदस्य घायलों के लिए उचित इलाज, बढ़िया इलाज हो, फ्री इलाज हो, और जैसी उनकी घायलावस्था है
शरीर भंग कोई हुआ है तो उसके लिए उसे उचित मुआवजा दिया जाए। और राजकीय एक दिवसीय राजकीय शोक की हमने मांग की है। ये पूरे प्रदेश भर में बड़े शोक की लहर है। इस शोक को पूरे प्रदेश भर में मनाना चाहिए और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं एक दिन का शोक प्रकट किया जाए। सभी राजकीय या प्राइवेट संस्थान है, सभी को एक दिन का अवकाश दिया जाए। अध्यक्ष जी, ये ज्ञापन तो आप डीएम कार्यालय जाके सौंपेंगे, तो पैदल जाने का मकसद क्या है? यही है, डीएम साहब के एक माध्यम है मुख्यमंत्री तक हमारी मांग पहुंचाने के लिए। डीएम साहब को ये अपना ज्ञापन देंगे। नहीं, और पैदल जाके क्या साबित करना चाह रहे हैं आप यहाँ से? क्या हम ये अपना दुख व्यक्त करना चाह रहे हैं। इससे ये बहुत ही दुखदायी घटना है। चाहते हम अपने वाहनों से जा सकते हैं, लेकिन पूरे शहर भर को पता लगे कि कुछ सदस्य, कुछ लोग ऐसे हैं, संगठन से हम निकल के आए हैं, हमारा संगठन ही ऐसा शोक व्यक्त करना चाह रहा है। इससे हम पूरे शहर में संदेश देना चाह रहे हैं कि सभी को इस शोक की घड़ी में पूरे प्रदेश भर को इकट्ठा होना चाहिए। राज्य सरकार लगातार अलर्ट पर है, वो तो जांच में लगी है। जो भी सरकार और प्रशासन जांच में लगा है। वो जांच आने के बाद में पता चलेगा कि क्या जांच हुई, कौन दोषी है। अभी तो इसके बारे में कोई दोषी करार नहीं। अध्यक्ष जी, अगर ज्ञापन द्वारा आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो क्या आगे क्या निर्णय होगा? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान जी का आदेश होगा, उसी आदेश अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे, कदम उठाएंगे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। राजी क्या कहते हैं, संबोधन करेंगे लोगों से। इसके बाद हाथरस का मुलाकात पहुंचेंगे। यहाँ से सबसे पहले का सुबह का 7 बजे का जान गवा दी। चलो लोगों से तो है। राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, लोगों से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। देखिए, जांच क्या चल रही है। आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पे सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो। मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से, कितनी जान गई हैं वो भी आप नहीं बताओगे, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठप हो गई, ये सरकार चाहती ध्यान हट जाएगा। जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए? जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाए? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। लोगों के बयान आ रहे हैं, वो भी ये
कह रहे हैं कि उनको प्राइमरी मेडिकल एड नहीं मिली, और उसके बाद लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री वो कॉन्स्पिरेसी चोरी बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है बचने के लिए? देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती इसमें। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती है, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती है, ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो सवाल पूछा था अभी एक हमारे पत्रकार साथी ने, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए हमारा। अखिलेश जी, हर बार एसओपी बनती है देखिए, सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना। मैंने आप ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या कहा? जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वाद बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो सीधी बात? नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। अपराह्न में घटित हुई। जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को FIR के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। FIR दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी ADG जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। अन्य लोगों का क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि के नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में मां शाकुंभरी बहुत बड़ी सिद्धपीठ है और 10 साल से मानने और पिछले 10 साल से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे अधूरी स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है। बार बार बड़ा शोर मचाया जाता है कि सब पूरा हो रहा है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उस सिद्धपीठ के जाने का रास्ता मान्यवर उस हाईवे से जाता है। अगर मान्यवर इसी योजना के अंदर उसको शामिल कर लिया जाए कि हमारी सिद्धपीठ के ऊपर जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता सही मिल जाए तो मान्यवर लाखों लोग उधर जाने का काम करते हैं। मेरे शहर के अंदर, सहारनपुर शहर के अंदर मान्यवर एक एलिवेटेड हाईवे की आवश्यकता सबसे ज्यादा थी। मैंने आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग जीत कर आए। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ जीता है और मुझे तो कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिन लोगों ने मुझसे वचन लेकर के जीत का वादा किया था
मान्यवर मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मान्यवर सरकार को कहें कि हमारे जगदम्बिका पाल। धन्यवाद मान्यवर। आप नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में आज नारायण साकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी हुई थी। वहीं कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन की परमिशन से ज़्यादा अधिक भक्त सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे। भोले बाबा के सत्संग के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। इसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। वहीं 200 से अधिक शिव भक्त घायल हो गए। इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों की संख्या का आंकड़ा बढ़ सकता है। मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। इसी कार्यक्रम में घायल हुए लोगों को एटा इलाज के लिए एटा भेजा गया है, जहां एटा के सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने बताया है कि हाथरस से अब तक करीब 27 शव आ चुके हैं। इनमें 25 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। बाकी शव CHC सिकंदरा में हैं। वहां करीब 100 से 150 से ज़्यादा लोग एडमिट हैं। शवों के पंचनामे की प्रक्रिया चल रही है, फिर पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना सिकंदराऊ कोतवाली क्षेत्र के GT रोड स्थित गांव फुलराई के पास की है। हादसे के बाद हालात भयावह हो गए। जैसे तैसे घायलों और मृतकों को बस टेम्पो में लादकर CHC अस्पताल ले जाया गया। हाथरस जिले के DM और SSP मौके पर पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। 2 घंटा हो गए। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना खड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। कितने लोग 100-150 आदमी चले गए। यहाँ से 200 के लगभग चले गए और यहाँ तक कोई लाइट में एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए हमने कैच के लाया। इनमें 7 चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे हैं, दोनों उसमें ड्रिप लगा दे तभी बचाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया। अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। CMO साहब अभी तक आए नहीं है। 2 साल मोहतर लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। ऑक्सीजन लगी है। इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में
उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। चाहत हत्याकांड का दूसरा आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर थाना नगर कोतवाली पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे एक हत्यारोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। चाहत हत्याकांड में फरार चल रहे अरबाज के दोस्त शाहरुख को आज कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि चाहत हत्याकांड के कई सवालों के जवाबों को अभी तक मुजफ्फरनगर पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। चाहत कौन थी, उसके परिजन कहां रहते हैं और किस धर्म से ताल्लुक रखती थी। मुठभेड़ के दौरान मौके पर पहुंचे सीओ सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 27 जून को नगर कोतवाली क्षेत्र में चाहत नाम की एक लड़की के टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक अभियुक्त अरबाज को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शाहरुख नाम का हत्यारोपी इस मामले में फरार चल रहा था। थाना नगर कोतवाली की क्राइम टीम और पुलिस टीम इस हत्यारोपी को ढूंढने के काफी प्रयास कर रही थी। आज उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि शाहरुख नियाजीपुरा रोड की तरफ से आ रहा है। पुलिस पार्टी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाहरुख ने पुलिस पार्टी को देखा तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा तो वह रुका नहीं, भागता हुआ खेतों की तरफ गया। फिर उसने पुलिस पार्टी पर एक और फायर किया। पुलिस ने आत्महत्या रुखसार जवाबी फायरिंग की तो पुलिस की गोली शाहरुख के पैर में जा लगी। प्राथमिक उपचार के लिए शाहरुख को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हत्यारोपी शाहरुख के पास से एक तमंचा, एक छुरी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या है सब? हाँ, जिस मामले में अवगत कराना है कि जैसा आपको मालूम होगा 27 जून को थाना कोतवाली में एक हत्या की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक लड़की के बॉडी के केसेस कर दिए गए थे। उसको लेकर जो एक अभियुक्त था अरबाज, वो तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा अभियुक्त शाहरुख जो कि फरार चल रहा था। थाना कोतवाली की जो क्राइम टीम है और जो बाकी टीम है वो उसको ढूंढने के लिए पहले से ही काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो उनके सफल प्रयासों के तहत जो है उन्हें आज सूचना प्राप्त हुई कि ये जो व्यक्ति है शाहरुख, ये नियाजीपुरा रोड की तरफ से आ रहा है और पुलिस पार्टी उसका इंतजार करने के लिए वहाँ खड़ी हुई थी। जैसे ही शाहरुख ने पुलिस पार्टी को देखा, उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। पुलिस पार्टी ने उसको रुकने को कहा, परंतु वो रुका नहीं और वो भागता हुआ इन खेतों की तरफ आया। फिर उसने पुलिस पार्टी के ऊपर एक और फायर किया। इसलिए पुलिस पार्टी ने अपनी आत्मरक्षा उसके ऊपर जवाबी फायर किया, जिससे कि उसके पैर में हाँ, इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ और एक छुरी बरामद हुई, इस पे लागत है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। देश भर में आज सांसद द्वारा पारित 3 नए कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में तीनों आपराधिक कानून के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना सिविल लाइन में पहुंचकर SSP अभिषेक सिंह ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ जागरूकता गोष्ठी कर सभी को 3 नए कानून के बारे में जानकारी दी। SSP अभिषेक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि औपनिवेशिक विचारधारा पर बने हुए पुराने कानून IPC, CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट का आज पटाक्षेप हो गया। जनपद मुजफ्फरनगर के हर थाने पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संप्रांत नागरिकों और पब्लिक के साथ आमने सामने बात की जा रही है और इस कानून की जानकारी दी जा रही है।
एसएसपी मुजफ्फरनगर में बताया कि ये जो नए कानून है विक्टिम सेंट्रिक है। इसमें जो अमेंडमेंट है इस प्रकार किए गए कि पीड़ित को ना ही केवल न्याय मिले अपितु उसके समय समय पर जानकारियां उसको चाहिए वे भी प्राप्त होती रहें। इसके अलावा इसमें पुलिस की कार्रवाई में नए डिजिटल एविडेंसों को भी शामिल किया गया, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए विभिन्न धाराओं को जोड़ा गया। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने बताया कि पिछले 1 महीने से मुजफ्फरनगर के पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने बताया कि मेरे से लेकर एक कांस्टेबल तक को ट्रेनिंग दी गई। 1 जुलाई रात 12 बजे से यदि कोई अपराध रजिस्टर्ड होता है तो वह नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे और जो पुराने मामले वे सभी पुरानी धाराओं में ही चलेंगे। आज 1 जुलाई 2024 को भारत में नए कानून लागू हो गए हैं। औपनिवेशिक विचारधारा पे बने हुए पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का आज पटाक्षेप हो गया है। इस संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर में हर थाने पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें संभ्रांत नागरिकों और पब्लिक के साथ आमने सामने बात की जा रही है और उनको इन कानूनों की जानकारी दी जा रही है। इसके संबंध में मेरे द्वारा स्वयं थाना सिविल लाइन में जाकर पब्लिक से विचार विमर्श किया गया और इसके संबंध में एक छोटा सा व्याख्यान भी दिया गया है। ये जो कानून है ये विक्टिम सेंट्रिक है और इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो इस प्रकार किए गए हैं कि पीड़ित को ना ही केवल न्याय मिले अपितु उसको समय समय पर भी जो जानकारियां उसको चाहिए वो उसको प्राप्त होती रहें। इसके अलावा इसमें पुलिस की कार्रवाई में जो नए एविडेंसेस हैं, खासकर डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसको भी शामिल करने के कानून बनाए गए हैं। इसमें पुलिस की कार्रवाई को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए भी इसमें विभिन्न धाराएं हैं। सर अभी जैसे आज से नए कानून लागू हुए लेकिन पुलिस के लिए बड़ा टफ रहेगा, धारा लगाएगा, तो उन लोगों के लिए क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, पिछले 1 महीने से कंटिन्यूअसली पुलिस की ट्रेनिंग की जा रही थी। जैसा कि विदित है कि यहाँ पर हमने अलग से एक इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा ऑडिटोरियम हमने लेकर वहाँ पर कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग्स कराई हैं। हमारे यहाँ मेरे से लेकर लास्ट कांस्टेबल तक की ट्रेनिंग हो चुकी है। इसमें जो भी अपराध 1 जुलाई रात्रि 12 बजे के बाद घटित हो रहे हैं उन सब पर बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई पुराना अपराध है तो उसमें आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्यायिक संहिता, हाँ, ये आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता है, सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। सर एफआईआर करने में बड़ी दिक्कत होती थी पीड़ितों को, आपके सामने बहुत अब कितना समझा? जो नए कानून है इसमें 0 एफआईआर को सुगम बना दिया गया है। बिना जुरिडिक्शन के भी एफआईआर लिखी जा सकेगी और जिसको संबंधित जुरिडिक्शन में ट्रांसफर करने की व्यवस्था है। देखिए, इसमें ज़रूरी ये है कि ये एक आमूलचूल परिवर्तन है और ये हम सब की जिंदगियों को छुएगा। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि एनसीआरबी के द्वारा एक ऐप बनाया गया है जो तीनों नए कानूनों का संकलन है। वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है। उसको डाउनलोड करके उसके बारे में ज़रूर जानकारी कर लें, क्योंकि कभी ना कभी और कहीं ना कहीं स्थिति में हमें या हमारे परिवार के किसी भी परिवारजन को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद।